Hi, good evening, everyone. We'll continue with some examples on parabola. Particularly, हम लोगों ने last time पे co-normal points तक पढ़ा था कि आप किस तरह से identify करते हैं कि point h, k से we can draw three distinct normals to a parabola. So we looked at a condition है ना कि 27 ak square must be smaller than h minus 2a whole cube. We looked at this. We proved this condition using calculus. तो एक तो बच्चों ये कंडीशन याद रखना, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक पैराबोला की इक्वेशन दे दे आपको, है ना, और बोले कि चार ऑप्शंस देगी कौन से पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट से हम चार डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स मतलब तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बना सकते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वो पॉइंट्स को इस कंडीशन में सेटिस्फाई करवाना है, और जो भी पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देख लिया था। आज हम लोग थोड़े से को नॉर्मल पॉइंट्स पे एग्जांपल्स करेंगे। विल आल्सो लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट फ्रॉम कैलकुलस अगेन। उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। वो कंसेप्ट हम जनरलाइज कंसेप्ट देखते हैं कि दो कर्व्स के बीच में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट एज वेल, एंड देन विल स्टार्ट विद इलिप्स इफ द टाइम परमिट्स। तो चलो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। यू टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमको एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाना है विच इज सच दैट फर्स्ट पार्ट two of the normals drawn from it to the parabola are at right angles। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से यदि हम इस पैराबोला पे दो नॉर्मल्स बनाए तो वो परपेंडिकुलर बने। इस पॉइंट से आप तीन नॉर्मल्स बना सकते हैं, लेकिन उनमें से दो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होने जरूरी है। लेट्स ड्रॉ फिगर। सपोज ए बी सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स और हमें पॉइंट पी एच कॉमा के का लोकस चाहिए। द कंडीशन इज दैट टू ऑफ दीज नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सिंस नॉर्मल के स्लोप्स की बात हो रही है, तो आप चाहें तो पैरामीट्रिक फॉर्म से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्म से शुरू कर सकते हो। चलो मैं y इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म प्रेफर करूंगा क्योंकि स्लोप के टर्म्स में ना एंगल्स आपको दिए हुए हैं। तो लेट्स से दिस पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट a m1 square comma minus 2 a m1। दिस हैज द कोऑर्डिनेट a m3 square comma minus 2 a m3। हमको याद होना चाहिए कि यदि हम m स्लोप का नॉर्मल लेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना, ये याद होना चाहिए बच्चों। अब कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन जो एम स्लोप का होगा उसकी इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यूब। और ये नॉर्मल जो है ये एच कॉमा के पॉइंट से पास करेगा, सो देयरफॉर यू गेट एम क्यूब प्लस एम इक्वल टू जीरो। और इस क्यूबिक के तीन रूट्स होंगे m1 m2 m3। तो व्हाट वी डिड वाज हमने अज्यूम करा कि ये एक नॉर्मल है एम स्लोप का जो पॉइंट एच कॉमा के से पास करता है। हमारे पास आता है कि इस क्यूबिक के तीन रूट्स हो गए m1 m2 m3 करस्पॉन्डिंग टू दीज थ्री नॉर्मल्स pa pb pc। सपोज pa इज परपेंडिकुलर टू pb, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ जाएगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1, फर्स्ट कंडीशन। ध्यान रखिएगा हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं m1 m2 m3, हमें चार रिलेशन चाहिए। एक रिलेशन ये एग्जामिनर ने आपको दे दिया, बचे हुए तीन रिलेशन वीटास थ्योरम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बचे हुए आपके पास तीन रिलेशंस और आ गए। तो टेक्निकली नाउ वी हैव टोटल ऑफ फोर रिलेशंस, और हमें तीन वेरिएबल्स एलिमिनेट करने थे, तो दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू क्रैक द क्वेश्चन। अब m1 m2 की वैल्यू -1 हम यहाँ पे रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट
m3 इज इक्वल टू k अपॉन a, ठीक है ना, m1 m2 की वैल्यू -1 रख दो तो यू गेट m3 इज इक्वल टू k अपॉन a, बट m3 is root of the इक्वेशन नंबर ए, है ना, इस क्यूबिक के रूट से m1 m2 m3, तो m3 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो देयरफॉर ये कंडीशन आ जाएगी। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस स्लाइटली, एक तो आपका देखो k कॉमन निकाल लो, और एक दोनों तरफ a क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज एक a भी कैंसिल कर लो, यही आपको आंसर चाहिए था। ठीक है, तो अगेन द की आइडिया इज आपको को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए तीन कंडीशंस तो हमेशा बच्चों विटास थ्योरम से मिल जाएगी, सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा आपको मिलेगा इस क्यूबिक से, एक रिलेशन के लिए एग्जामिनर आपको कंडीशन दे देता है। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस, किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। और ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों को नॉर्मल पॉइंट्स में यही तरीका यूज होता है कि आप विटास थ्योरम से एक m1 m2 m3 में से किसी एक की वैल्यू आ जाती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर इसमें रख के आंसर आ जाते हैं। चलो एक और एग्जांपल, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है कि द थ्री नॉर्मल्स थ्रू इट, एक पॉइंट पी का लोकस बताना है, सच दैट थ्री नॉर्मल्स थ्रू इट cut the axis in points whose distances from the vertices are in AP। ये जो तीन नॉर्मल्स हैं ये एक्सिस को जिन तीन पॉइंट से मीट करेंगे उन तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्टेक्स दैट इज ओरिजिन मस्ट बी इन AP। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने एक नॉर्मल ये बना दिया, ठीक है, तो दीज आर थ्री नॉर्मल्स ABC, और इस पॉइंट P का मुझे लोकस बताना है H, K। ये जो तीनों नॉर्मल्स है बच्चों, A वाला जो नॉर्मल है वो सपोज मीट करता है इसको एक्सिस को पॉइंट M पे, ये मीट करता है L पे, ये मीट करता है N पे। तो व्हाट यू आर गिवन इज दैट OL, OM, ON, ये तीनों चीजें आपको AP में दे रखी हैं। ये तीनों डिस्टेंसेस जो है ये हमको AP में गिवन है, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज, सिंस अब क्वेश्चन में स्लोप का तो कोई जिक्र है नहीं तो हम इसको पैरामीट्रिक से कर रहे हैं, आप चाहो तो M वाले फॉर्म से भी कर सकते हो। आई एज्यूम दिस पॉइंट इज 81 स्क्वायर, 281।
तो ये कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए, और वापस से नॉर्मल की इक्वेशन होती है किसी भी पॉइंट पे y plus 60 is equal to 280 plus 80 क्यूब। ये नॉर्मल x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? जहां पे y की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पे कट करते हैं ना, अगर आप ये नॉर्मल लेते हैं तो ये नॉर्मल x एक्सिस को कट करता है 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। हमने एक t का फैक्टर कैंसिल कर दिया, y को 0 डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल है ये हमको दिया हुआ है कि इट इज पासिंग टू द पॉइंट h कॉमा k, तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। And this equation has three roots, t1, t2, t3, and by Vitta's theorem we again have three relations. है ना, ये तीन रिलेशंस वीटास थ्योरम से आ गए। लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे तो टी1 टी2 टी3 एलिमिनेट करना है, लोकस का क्वेश्चन है, तो मुझे चार रिलेशन चाहिए। चौथा रिलेशन उसने दिया हुआ है कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो आपको दिए हैं ये एपी में है। तो सिंस ये तीनों डिस्टेंसेस बच्चों एपी में है, तो देयरफॉर आई कैन आल्सो क्लेम दैट 2a plus at3 square, 2a plus at1 square and 2a plus at2 square are in AP, and therefore we get 2 times t1 square must be equal to t2 square plus t3 square. Look at this relation carefully. तीन नंबर्स अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एक्सट्रीम नंबर्स। तो ये कंडीशन आ गई। यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं 3t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर, which is same as 3t1 square must be equal to sigma t1 whole square minus 2 times sigma t1 t2। अब सिग्मा t1 होल स्क्वायर तो जीरो है, और सिग्मा t1 t2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 2a माइनस h अपॉन ए, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। सो देयरफॉर वी गेट t1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू h माइनस 2a इंटू 2/3। ये कंडीशन आ गई बच्चों आपके पास। और अब मुझे पता है t1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन a, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, a इक्वेशन का रूट है t1। तो सिंस t1 is root of equation number a, therefore from this equation I can write t1 square. Now look at this carefully. मैंने क्या करा, इसमें से और इसमें से t कॉमन निकाला और स्क्वायर कर दिया। दिस मस्ट बी इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने t कॉमन निकाला इतने पार्ट में से, k को राइट साइड पे भेजा और फिर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें t1 स्क्वायर की वैल्यू पता है, और अब t1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो विल गेट 2/3 इंटू h माइनस 2a इंटू, एक बच्चों अपॉन में a भी आएगा ना शायद, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है ना, दिस विल बी 2a माइन h माइनस 2a अपॉन a, तो अपॉन में a भी लगेगा एक, और बची हुई वैल्यूज यहाँ प्लग इन कर देते हैं। तो a इंटू 2/3a
h minus 2a minus h minus 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, या फिर अच्छा आप देखो ये वापस से आपका a से कैंसिल हो गया, ये है x और ये है 2x/3, x minus 2x/3 will be x/3, x/3 का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर बाय 9, तो ये सिंप्लीफाई होकर अब आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स h minus 2a का क्यूब अपॉन 27a must be equal to k square, and now you can just simply interchange h with replace h with x, k with y to get the answer. मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आपको प्रूव करना होगा। यही आंसर है। तो अगेन द की आइडिया इज सिंपल कि आपको लोकस का क्वेश्चन था, फिर से एक कंडीशन तो विटास थ्योरम से बनवा दी, 3 रिलेशन तो विटास थ्योरम से आ गए, चौथे के लिए एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी। दिस कंडीशन इज जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फिर मेन आइडिया होता है कि T1 T2 T3 को एलिमिनेट कैसे करना है। So if this question is clear to all of you, type yes so that we move to the next example. Have you selected the order of values in AP randomly? नहीं, मैंने randomly नहीं लिया बेटा, मतलब आप चाहो तो randomly ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। How will the question change if I call this point as T2 और this as T3 और this as T1? तो आप चाहो तो मतलब इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को T1 T2 T3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In all the cases answer would be same. मैंने तो इस ऑर्डर में लिया है कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस था दिस वाज, ये T3 वाला डिस्टेंस था, तो मैंने पहला डिस्टेंस ये लिखा है ना, T3 वाला। फिर ये वाला जो डिस्टेंस था ये आपका था T1 वाला, ये डिस्टेंस T1 का नॉर्मल का था OM, तो ये OM हो गया, ये हो गया OL और ये हो गया ON। हालांकि इस क्वेश्चन में आप T1 T2 T3 कैसे भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैंने तो ये प्लान करके ही लिया था, रैंडम नहीं लिया था। तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन बच्चों, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चले। नाउ विल टेक अ प्रॉब्लम फ्रॉम एक्चुअल जेई जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1 or 2 रिस्पॉन्सेस। चलो फिर एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। Normals are drawn from the point P with slopes m1, m2, m3 to the parabola y square equal to 4x. अच्छा, अब यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने आपको स्लोप के टर्म्स में ही पूछा है, तो वी कैन नॉट हेल्प, मतलब आपको पैरामीट्रिक नहीं यूज करना है, आपको m के टर्म्स में ही काम करना है, और इसीलिए वो जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है नॉर्मल्स के वो सिग्निफिकेंट होते हैं, याद रखना। सो द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक पॉइंट है P जहां से आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करे, पी ए मान लेते हैं, पी बी एक मान लेते हैं, पी सी, ठीक है। और पॉइंट P का मुझे लोकस चाहिए h, k. So the question is that normals are drawn from the point P with slopes m1, m2 and m3 to the parabola y square equal to 4x. If the locus of P with m1 into m2 is equal to अल्फा, आपको बच्चों कंडीशन एक दे दी उसने कि भाई m1 m2 की वैल्यू अल्फा है, ये हमारा पहला रिलेशन। अब इस पॉइंट का कॉन्टेक्ट हो जाएगा a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2 m1, c हो जाएगा a m3 स्क्वायर माइनस 2 a m3, b हो जाएगा आपका a m2 स्क्वायर माइनस 2 a m2। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए ए बी सी। नाउ द क्वेश्चन इज कि m स्लोप का जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट वुड बी y इज इक्वल टू mx and this will pass through the point h comma k. ये कंडीशन, यहां से आपके इसके 3 रूट्स हो गए, m1 m2 m3, एंड लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर ए। फिर वही पुराना
पिटा हुआ कंसेप्ट, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2, m1 m2 प्लस m2 m3। तो हमारे पास वापस से चार इक्वेशंस आ गई। m1 m2 m3 को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन इज अगेन क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज हमने किया था कि m1 m2 की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपके पास m3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के अपॉन ए इंटू अल्फा। अच्छा, ऑल्सो नोट दैट ए की वैल्यू 1 है। पैराबोला आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ए की वैल्यू 1 है, और m3 जो दैट इज रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर ए। तो वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। ए की वैल्यू मैं 1 डाल रहा हूँ, और m3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अपॉन ए, तो ये हो जाएगा के क्यूब। इसमें से के का फैक्टर हटा देते हैं। दोनों तरफ अल्फा टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये लोकस आ गया आपका। क्वेश्चन ये है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा विल द लोकस ऑफ पी इज पार्ट ऑफ द पैराबोला इटसेल्फ। पार्ट ऑफ द पैराबोला इटसेल्फ मतलब हुआ कि पॉइंट पी का लोकस जो आना चाहिए, दिस लोकस मस्ट बी द गिवन पैराबोला ओनली। जो पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वही लोकस होना चाहिए। ठीक है, तो लोकस जो आना चाहिए दैट शुड बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो दिस इक्वेशन must be y square equal to 4x. So now if you can you guess the value of alpha from here? Think about this carefully. अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का लोकस ये आ जाएगा? सोच के देखो बच्चों। टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। एक्सीलेंट। So the value of alpha becomes 2. कोनॉर्मल पॉइंट जनरली क्या है, टिपिकल लगता है बच्चों को जिनके कंसेप्ट वीक होते हैं। अगर इफ यू आर कंसेप्चुअली साउंड, तो उसमें विटास थ्योरम और थोड़ा सा पैराबोला का एप्लीकेशन है। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस, एंड देन वी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, क्वेश्चन है कि थ्री नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 14,7 टू दिस कर्व। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड, मतलब शिफ्टेड पैराबोला। तो एक पैराबोला दिया है आपको, इस पे तीन नॉर्मल्स ड्रॉ करने फ्रॉम द पॉइंट 14,7। यू टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द नॉर्मल्स मतलब आपको को नॉर्मल पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। इस पैराबोला को बच्चों का ध्यान से देखोगे, यू कैन राइट दिस इज वाई स्क्वायर
ठीक है, ये पैराबोला आ गया. वी अज्यूम y माइनस फोर इज कैपिटल Y, ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं. So the parabola becomes y square equal to 4a capital X, where a is equal to 4. अच्छा, अब इस पैराबोला पे बच्चों ये जो पॉइंट था आपका 14,7, इस पैराबोला पे हम जनरल पॉइंट क्या लेते हैं? या चलो इस पैराबोला पे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं. y plus xt is 280 plus 80 क्यूब. अब इसको स्मॉल एक्स वाई में बदल लो. और ये ध्यान रखना कि इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ले रहे हैं इस पैराबोला के लिए तो लिया होगा हमने 80 स्क्वायर कॉमा 280. ठीक है, लेकिन जो ये शिफ्टिंग के बाद वाला पैराबोला पे आपने ये पॉइंट दिया ना, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी, कैपिटल एक्स की वैल्यू 80 स्क्वायर, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू होगी 80 स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 280 प्लस 4. ए की वैल्यू भी हमें पता है 4, तो वो बात बाद में वहां रख देंगे. खैर एनीवेज, हमने क्या करा है कि हमने पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा और इस पैराबोला पे एक पैरामेट्रिक नॉर्मल लिख दिया. ये नॉर्मल बच्चों 14 को, अच्छा इसको पहले कैपिटल वाई एक्स से स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन को लिख सकते हो आप वाई माइनस फोर प्लस टी इंटू एक्स प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू, ए की वैल्यू भी मैं रख रहा हूँ 4, ये इक्वेशन आ गई. ये नॉर्मल पास कर रहा है पॉइंट 14,7 से, तो 14,7 इसमें सेटिस्फाई करवा दो. ये कंडीशन आ गई 4t क्यूब माइनस 7t माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज क्लियरली अ क्यूबिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप हिट एंड ट्रायल से एक रूट ढूंढेंगे इसका. तो कैन यू गेस द रूट ऑफ दिस इक्वेशन? एक बार कैलकुलेशंस भी चेक कर लेना यहाँ तक. तो t इक्वल टू माइनस वन इज वन ऑफ द रूट्स है ना, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं. t प्लस वन, ये एक फैक्टर है. अच्छा, अब आपको बनाना है 4t क्यूब, तो 4t स्क्वायर तो चाहिए होगा. और फिर यहाँ से आपके पास आएगा 4t स्क्वायर, तो माइनस 4t, और फिर प्लस वन के हिसाब से माइनस 3. अच्छा, ये फिर फैक्टराइज हो जाएगा. तो t की बच्चों तीन वैल्यूज आ गई, माइनस वन आ गई, 3/2 आ गई, माइनस हाफ आ गई. दीज आर थ्री वैल्यूज ऑफ t. एक बार t की तीन वैल्यूज पता चल गई, तो अब t की इन तीन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे इस वाली जगह पे. सो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम्स, यहाँ पे आप रखोगे t की वैल्यू माइनस वन, 3/2 माइनस 1/2, एंड देयरफॉर विल गेट, यदि हम t की वैल्यू बच्चों माइनस वन डाल देते हैं तो एक पॉइंट आ गया 3, -4. यदि आप t की जगह 3/2 डाल दोगे
दूसरा पॉइंट आ गया 8,16, और जब आप t की जगह -1/2 डाल दोगे तो गेट द थर्ड पॉइंट। एक बार चेक कर लो यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया तो टाइप यस। सो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि आपको अगर को नॉर्मल पॉइंट चाहिए हो तो कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज करी है कि हमें ये पैराबोला गिवन था एक, जो कि शिफ्टेड है ना, मतलब लेट्स से उसका वर्टेक्स जो था दैट वाज -1,4, यहाँ कहीं वर्टेक्स था कुछ इस तरह से, और ये ओरिजिन से पास भी कर रहा था। सो दिस वाज द पैराबोला, और इस पैराबोला पे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 नॉर्मल्स बनाए पी से। मुझे इन 3 फीट ऑफ नॉर्मल्स या को नॉर्मल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 3 नॉर्मल्स जो थे पी ए पी बी पी सी, इसमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे आपसे। दिस वाज द क्वेश्चन। कोई डाउट है यहाँ तक तो क्लियर करो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और देखते हैं, ऑल्दो वो कंसेप्ट कैलकुलस में होता है, लेकिन फिर भी देख लो बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक तो। स्टिल वेटिंग फॉर 1 और 2 रिस्पॉन्सेस। अगला कंसेप्ट जो वो पैराबोला से रिलेटेड नहीं है, वो जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरल एक कंसेप्ट है रिलेटेड टू कैलकुलस। तो बच्चों कंसेप्ट ये है कि मजेदार सी चीज है कि सपोज आपके पास एक फिक्स पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है a, b, एंड सपोज दिस इज अ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस कर्व पे आपको पॉइंट p कहीं भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये जो पॉइंट p है, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट, एंड यू कैन चूज p एनीवेयर, p यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी जहां आपकी मर्जी हो ले लो। हमें क्या करना है, a फिक्स पॉइंट है और p पॉइंट जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसको आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन कर्व के ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व। एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? You have to minimize or maximize the distance AP। ये जो डिस्टेंस है ये एपी को आपको मिनिमम या मैक्सिमम करना है। आपको बताना है पी पॉइंट को इस कर्व पे कहां चूज करा जाए कि एपी डिस्टेंस मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। जो रिजल्ट आपको ये याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। तो बच्चों रिजल्ट क्या कहता है कि पॉइंट पी और ए के बीच का डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम तब होगा जब आप पॉइंट पी इस तरह से चूज करें कि पी पॉइंट का नॉर्मल ए से पास होता हो। पी पॉइंट का नॉर्मल ए से पास होता हो। जैसे ये कंसेप्ट जो है ये कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, आप सर्कल्स में यूज करते हो। जैसे सोच के देखते हैं, सपोज ये हमारे पास सर्कल है और सपोज ये पॉइंट पी है, दिस इज द सेंटर ओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट और सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे कि भाई मिनिमम डिस्टेंस तो इसके अलोंग होगा, पी ए डिस्टेंस विल बी मिनिमम। मैक्सिमम कितना होगा, पी से लेके बी तक की दूरी होगी। तो इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या कर रहे हो, आपने ये जो लाइन बनाई है ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली तो है। दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियल लाइन भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब होता है कि सर्कल के केस में जितने भी नॉर्मल्स होते हैं वो सेंटर से पास करते हैं। तो आप सोच के देखो, ये जो आपने मिनिमम डिस्टेंस बताया पी और सर्कल के बीच में, वो नॉर्मल के अलोंग ही तो आ रहा है, एक ऐसा नॉर्मल सर्कल का जो पॉइंट पी से पास होता हो। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि यदि हमें पॉइंट ए फिक्स दिया जाए और पॉइंट पी को हम मूव करवा सकते हो, तो एपी डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम तब होगी जब एपी लाइन इस कर्व पे नॉर्मल हो। नाउ विल प्रूव द रिजल्ट। प्रूफ। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p be x, fx,
So AP square will be, let's call this as a function hx, and this will be given by x minus a का whole square plus fx minus b का whole square, है ना, ये आ जाएगा बच्चों। हमें AP को ऑप्टिमाइज करना है, तो AP मिनिमम कब होगा, जब AP स्क्वायर भी मिनिमम हो। AP मैक्सिमम कब होगा, जब AP स्क्वायर मैक्सिमम हो। तो बजाय AP को, क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह आएगा उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा, बजाय AP को ऑप्टिमाइज करने के हम AP स्क्वायर को ऑप्टिमाइज कर देते हैं और उसको hx मान लेते हैं। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, h डैश x को जीरो करके। तो therefore you get 2 times x minus a plus 2 times fx minus b into f dash x, chain rule से should be 0, and therefore you get f dash x must be equal to minus times x minus a upon fx minus b। ठीक है, नाउ व्हाट इज f dash x? ये जो लेफ्ट साइड, ये क्या चीज है? लेफ्ट साइड इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, है ना। यहाँ पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसका स्लोप है लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या चीज है, मतलब व्हाट इज पर्टिकुलरली दिस quantity inside the bracket? If you observe this carefully, this is nothing but slope of the line 1 upon slope of AP। AP लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, और ये माइनस साइन अलग लगा हुआ है। तो यहां से बच्चों हमारे पास आता है therefore f dash x must be equal to minus 1 upon slope of AP, और slope of AP into f dash x must be minus 1, and therefore f dash x मतलब क्या हुआ, f dash x मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ AP, इनका प्रोडक्ट माइनस 1 आ रहा है। तो ये तो तभी हो सकता है जब AP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं therefore AP is perpendicular to tangent at fx at P, which implies AP is normal at P। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस प्रूफ वेरी केयरफुली, और ये फंडा समझ में आना चाहिए आपको कि दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। मतलब मैं इसको जनरली ऐसे याद रखता हूँ कि शॉर्टेस्ट या ग्रेटेस्ट, जैसा भी बोलो, distance between two curves is along common normal। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जस्ट गो थ्रू दिस केयरफुली। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, एक ऐसी लाइन जो कि कर्व पे नॉर्मल बनती हो। दोनों कर्व्स, ये तो पॉइंट और कर्व था, अगर दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो भी वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि सपोज अगर ये पॉइंट ए किसी और कर्व के ऊपर है, तो P से A तक की दूरी मिनिमम कब होगी, जब PA लाइन इस पे नॉर्मल हो, कर्व के ऊपर, रेड वाले कर्व पे नॉर्मल हो। और ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब AP लाइन P पे नॉर्मल हो। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये दोनों कर्व्स पे नॉर्मल होगी, तभी डिस्टेंस आपको मिनिमम मिलेगा। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस।
तो मैं इस पे एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। ये कैलकुलस का कंसेप्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद पैराबोला और सर्कल एज सच, लेकिन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मतलब ये एक तो वो क्यूबिक के रूट्स वाला कंसेप्ट जो था वो कैलकुलस से आया था, एक आपका ये कंसेप्ट भी कैलकुलस का है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, छोटे छोटे क्वेश्चंस। हम लोग इसको डायरेक्ट अब फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे, वी वोंट बी गोइंग फॉर दिस अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन एवरी टाइम, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। तो चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये आईटी का पुराना क्वेश्चन है। 4 points A, B, C, D lie in that order on the parabola y equal to ax square plus bx plus c. The coordinates of A, B and D are known. तो बच्चों हमको एक पैराबोला दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल पैराबोला है, जो क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे वर्टिकल पैराबोला। और ये पैराबोला जो है ये 3 पॉइंट्स दिए हैं इसके। अब ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई करवा के हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो यू गेट 3 इज इक्वल टू प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद फिर बी वाला कोऑर्डिनेट रख दो, और फिर 2,7 रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3। तो प्रोबेबली यू कैन इजीली सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। आप फर्स्ट और थर्ड से शुरू करते हुए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको सीधे बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो विल गेट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से आ जाता है कि 4a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 5, एंड सेकेंड से आता है a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास फिर से आ जाएगा a इक्वल टू सी इक्वल टू 1। सो देयरफॉर द पैराबोला बिकम्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन थी ये तो सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करने भर तक था। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस पैराबोला। क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1। तो प्रोबेबली दिस पैराबोला लुक्स समथिंग लाइक दिस। इस पैराबोला पे बच्चों को 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें से 3 के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें। a पता है, तो a पॉइंट मार्क कर लेते हैं। a वाज -2,3, दिस वाज द पॉइंट a। फिर b पॉइंट है -1,1। c पॉइंट मुझे नहीं गिवन है, d है 2,7। और सिंस ये ए बी सी डी इन दैट ऑर्डर बोला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट सी जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। मुझे नहीं पता, इट कैन बी, मतलब इट हैज टू बी बिटवीन बी एंड डी, इस पोर्शन पे कहीं होगा। तो अभी हमने सी पॉइंट को यहाँ मान लिया। क्वेश्चन है कि सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सच दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ग्रेटेस्ट। इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का बच्चों हमें एरिया जो है ये ग्रेटेस्ट चाहिए। तो मैं सी पॉइंट को इस पैराबोला पे कहाँ पे एज्यूम करूं, बी और डी के बीच में सी पॉइंट को कहाँ लिया जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ग्रेटेस्ट आ जाए। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके, मतलब प्रोबेबली यू कैन, मेथड 1 जिसको बोलते हैं हम, कि लेट सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं टी कॉमा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD will be same as area of the triangle ABD, ये वाला ट्राइंगल जो आपका है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इसमें भी बच्चों ये वाला जो ट्राइंगल है ABD, आप देखोगे ये तो कांस्टेंट एरिया है, क्योंकि आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है ABD के। सो देयरफॉर
area of triangle ABCD will be greatest if area of triangle BCD is greatest, है ना, इस ट्राइंगल BCD का एरिया ग्रेटेस्ट होना चाहिए. एंड ऑल्सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD? हाफ. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला -1 1 और t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? है ना, क्योंकि आपको दिया है कि C पॉइंट जो है वो इस सेगमेंट के बीच में है. तो C का जो एक्स कोऑर्डिनेट था t की वैल्यू पक्की बात है -1 से लेके 2 के बीच में ही आई होगी. तो what you can do is you can find this as a function of t. This will be a function of t. और इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है -1 से लेके 2 के बीच में. मुझे पता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो होती है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होती है या फिर उन पॉइंट्स पे होती है जहां पे एफ डैश टी की वैल्यू 0 हो. तो आई लीव दैट एज एन होमवर्क. मैं इसको बच्चों मेथड 2 से कर रहा हूँ विच इज क्वाइट अ फास्ट मेथड, जहां पे हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे ना. तो ये तो मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जरूर से करना. दिस इज फॉर द होमवर्क कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू निकालनी. कैसे निकलती है? इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होती है या फिर ऐसे पॉइंट्स पे होती है जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो. ये हम लोग पहले देख चुके कंसेप्ट को. तो ये मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जरूर से कंप्लीट करना. मेथड 2 जहां पे मैं आपको ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बता रहा था कि मुझे ट्राइंगल BCD का एरिया मैक्सिमम चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ABD तो फिक्स है, तो ट्राइंगल BCD का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल BCD में भी अगर हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें BD पे, तो ट्राइंगल BCD का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू CP. ये वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, लेकिन BD तो फिक्स है. सो दिस इंप्लाइज CP मस्ट बी मैक्सिमम. अब CP मैक्सिमम कब होगा? जब CP लाइन कॉमन नॉर्मल हो पैराबोला पे और BD पे. CP शुड बी कॉमन नॉर्मल ना. अभी तो हमने देखा था कि कोई दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम कब होगा? जब कॉमन नॉर्मल हो. और कॉमन नॉर्मल का मतलब बच्चों ये भी तो हुआ, ध्यान से देखो, कि यदि हम C पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं तो वो BD लाइन के पैरेलल होना चाहिए. अगर आपको ये लाइन कॉमन नॉर्मल चाहिए तो फिर टेंजेंट एट C मस्ट बी पैरेलल टू BD. लुक एट दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली. भाई हमने देखो शुरू से देखो, फिर से हमने क्या करा था, हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम चाहिए था. तो हमने देखा कि भाई ट्राइंगल ABD का एरिया तो फिक्स है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये ट्राइंगल तो फिक्स है. तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो, BCD का. ट्राइंगल BCD का एरिया हम देखते हैं हाफ BD इंटू CP. BD फिक्स है, इसका मतलब हाइट CP मैक्सिमम होनी चाहिए. अब CP मैक्सिमम तब होगा जब CP लाइन कॉमन नॉर्मल हो इस लाइन BD और पैराबोला पे. CP should be common normal to the line BD and the parabola. क्योंकि C पॉइंट आप पैराबोला पे ही तो ले रहे हो, तो उसको मतलब क्या है कि पैराबोला और इस लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए. और अगर बच्चों ये लाइन कॉमन नॉर्मल है तो इसका मतलब हुआ कि C पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी दैट शुड बी पैरेलल टू द लाइन BD. नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन BD? y2 minus y1 upon x2 minus x1.
Therefore, slope of the tangent at C must be 2, which implies, अब पॉइंट सी तो हमने ये अज्यूम कर रखा है, पॉइंट सी पे टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी, 2t प्लस 1, डेरिवेटिव इसका, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर यू गेट t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, सॉरी प्लस 1 बाई 2। एक बार t की वैल्यू 1 बाई 2 पता चल गई, यहाँ पे प्लग इन कर दो तो पॉइंट सी आ जाएगा आपके पास 1 बाई 2 कॉमा, this will be 1 by 4 plus 2 by 4 plus 4 by 4. This is the answer. ये मेथड 1 है जिसमें आपको भी कैलकुलेशन बची है करनी, और ये मेथड 2 है जहां पे हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है। तो एक बार लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फर्स्ट पार्ट तो ट्रिवियल है, एबीसी की वैल्यूज तो बहुत आराम से आ जाएंगी, उसके बाद का जो पार्ट है वो एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, नहीं तो टाइप यस। And make sure that you complete this method 1 at home. चलो एक और एग्जांपल देखो। A helicopter of enemy is flying along the curve y equal to x square plus 7। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वर्टिकल पैराबोला है फिर से। A soldier placed at the point 3, 7, so 3, 7, सोल्जर बच्चों यहाँ पे कही है, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance। तो एक हेलीकॉप्टर इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है और एक सोल्जर है जो पॉइंट 3, 7 पे है, वो हेलीकॉप्टर को तब हिट करना चाहता है जब हेलीकॉप्टर उसके बिल्कुल पास हो। तो आपको बताना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो ठीक है भाई, मुझे पता है मिनिमम डिस्टेंस कैसी होती है, इट हैज टू बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं टी कॉमा टी स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब आपको टी की वैल्यू पता चल गई तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। टी की वैल्यू कैसे पता करोगे, मुझे पता है कि पी पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो एसपी लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी इज 2t। डिफ्रेंशिएट कर दो, y इक्वल टू 2x और फिर x की जगह t डाल दो, तो ये तो स्लोप आ गया टेंजेंट का। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल शुड बी -1/2t। लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल एस पी तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। And on solving this, you will get t is equal to 1. Therefore, the coordinate of p becomes 1, 8, and therefore आपको नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए था, तो नियरेस्ट डिस्टेंस विल बी एस पी मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू 1, 8 और इसके बीच का डिस्टेंस।
एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। मतलब मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस आपको उसमें मिले होंगे डीटीएस नंबर 4 में, वर्कबुक में। चलो एक और देखो। You to find the minimum distance between the circle x square plus y square equal to 2 and xy equal to 9। तो बच्चों ये xy equal to 9 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे। और ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मतलब यू टू फाइंड दिस डिस्टेंस पी क्यू। मुझे पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी टी कॉमा 9/t। हमेशा पैरामीट्रिक अज्यूम करा करो कोऑर्डिनेट, उससे क्या होता है दो वेरिएबल रहते हैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिंगल वेरिएबल में आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने p का कोऑर्डिनेट मान लिया t कॉमा 9/t, क्योंकि पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। अब यदि आपको p पॉइंट और सर्कल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो ये बच्चों कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, दिस लाइन शुड बी कॉमन नॉर्मल। तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ OP must be equal to slope of normal to y equal to 9/x at the point P, है ना। P पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा इस कर्व के ऊपर, वही नॉर्मल सर्कल पे भी होगा, और सर्कल का नॉर्मल तो सेंटर से पास करता है। तो यदि ये लाइन पी क्यू कॉमन नॉर्मल है, तो ये यहाँ पे टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी और सर्कल के सेंटर से भी पास करेगी। ओपी लाइन का स्लोप कितना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 must be equal to slope of the normal to this curve. Now the value of dy by dx here will be minus 9/t square, है ना, dy by dx. So therefore slope of the normal becomes t square upon 9। तो देखो ये t square by 9 के बराबर ही होगा। From here you'll get t to the power 4 is equal to 9 square, या फिर t is equal to plus minus 3। So therefore the coordinate of p becomes 3,3 और -3,-3। -3,-3 इसीलिए बच्चों क्योंकि ये हाइपरबोला है पूरा, ये ऐसा बना होगा कर्व, मतलब इस तरह से कर्व बनता है ना, ये हाइपरबोला पूरा ऐसा होता है, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, तो इसलिए आपको एक पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है, ठीक। लेकिन आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, आपको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ओपी माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल। ओपी डिस्टेंस कितना है 3√2 minus radius of the circle is √2, which is same as 2√2, which is the answer। तो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। अगेन द की आइडिया वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। सर हाँ बोलो। सर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा होता तो सर कैसे निकाल। इनफाइनाइट होता है यार वो तो, भाई हाइपरबोला पे चलते चले जाओ, दूर चलते जाओ, जितना दूर जाओगे उतना
डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। भाई जरूरी थोड़ी कि हर बार डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हो, कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइटली लार्ज, है ना। चलो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एक। So you have to find the minimum distance between the parabolas y square minus 4x minus 8y plus 40 equal to 0 and x square minus 8x minus 4y plus 40 equal to 0. If you look at these two equations carefully, can you find something interesting here? Observe the equations carefully. आप बता सकते हो बच्चों दोनों इक्वेशन में क्या चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, टाइप इन द चैट बॉक्स कि दोनों इक्वेशन में क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड उत्कर्ष। एंड व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली? वेरी गुड। नो डाउट एक्स और वाई इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है। अब एक्स वाई इंटरचेंज हो रहा है तो उसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या हुआ? तो ज्योमेट्रिकली बच्चों हमको ये पता चला कि इफ आई कॉल दिस पैराबोलाज एज P1 एंड P2, सो सिंस x और y इंटरचेंज करके आप P1 से P2 पहुंच जाएंगे, देयरफॉर P1 इज मिरर इमेज ऑफ P2 इन द लाइन मिरर y इक्वल टू x। ये दोनों पैराबोलाज एक दूसरे की मिरर इमेज है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक पैराबोला बना लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम ऊपर वाले पैराबोला को देखें तो दिस इज y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 40। तो ये बच्चों पैराबोला है P1 एंड P2 पैराबोला इज, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली इनको अगर आप प्लॉट करके देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, ये दोनों पैराबोला एक दूसरे की मिरर इमेज है इस लाइन के अबाउट। अच्छा अब एक चीज और देखो कि क्या ये पैराबोलाज y इक्वल टू x लाइन को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि पैराबोला y इक्वल टू x लाइन P1 जो है वो y इक्वल टू x को इंटरसेक्ट कर जाए? इज इट पॉसिबल? P1 कर गया तो P2 भी करेगा। तो क्या P1 और y इक्वल टू x लाइन में इंटरसेक्शन हो सकता है? तो कैसे पता करोगे? तो व्हाट आई डू इज आई सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यदि इनका कोई रूट आ गया तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो y इक्वल टू x बच्चों डाल देते हैं। यू एंड अप विद x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 6। हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, P1 को और y इक्वल टू x। तो भाई जब भी पता करना हो दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो लॉजिकल बात होती है कि आप दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लो। तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। और आप देख सकते हो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। Therefore P1 and y equal to x do not intersect। तो अब ये पैराबोला बनेंगे कैसे? इस पैराबोला का बच्चों वर्टेक्स है x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 4। तो ये तो इधर कहीं वर्टेक्स आया होगा और ये पैराबोला कुछ इस तरह से बन गया। दिस इज द पैराबोला P1। और P2 पैराबोला जो ये कैसा है? कुछ इस तरह से। और मुझे इन दोनों पैराबोलास के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ध्यान रखना यदि ये y इक्वल टू x लाइन को इंटरसेक्ट कर जाते तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता।
अभी जीरो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। और अब आप एक चीज बच्चों और बताओ कि अगर ये मुझे पता है इन दोनों पैराबोलास के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। तो my argument is that if I draw a tangent to the parabola P1 and I draw the tangent to the parabola P2, तो ये जो लाइन होगी कॉमन नॉर्मल वाली, ये लाइन इससे परपेंडिकुलर होगी y इक्वल टू x लाइन से। कैन यू ऑब्जर्व दिस result geometrically? This common tangent should be parallel to the line y equal to x. Think about this for a moment. Look at this point carefully. कि ये जो बच्चों, क्योंकि दोनों पैराबोला जो है ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज है, ठीक है, तो यदि आप इस पे कोई टेंजेंट बनाते हैं y इक्वल टू x लाइन के पैरेलल तो उस पे भी टेंजेंट बनेगा। तो कॉमन नॉर्मल जो होगा वो y इक्वल टू x लाइन के पैरेलल ही होगा। क्लियर? सो नाउ वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। आई अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट ए, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये इस पैराबोला के ऊपर है, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए की वैल्यू 1, पैराबोला शिफ्टेड है, तो पॉइंट ए को हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। और पॉइंट ए पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट का स्लोप 1 होना चाहिए। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए? कैपिटल वाई टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, ठीक है, वाई की जगह वैल्यू डाल देते हैं। और बच्चों इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 1/t। देयरफॉर 1/t की वैल्यू होनी चाहिए 1 के बराबर, which gives you t is equal to 1, and therefore you get the point A as 7,6। एक बार पॉइंट ए आपको पता चल गया 7,6, तो अब सोच के देखो ये वाला पॉइंट बी कितना हो जाएगा? 6,7। भाई मिरर इमेज ही तो है ये, this is 7,6, this is 6,7, so what is the distance AB? √2, which is the answer। तो एक बार चेक कर लो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। मेन आइडिया था कि दोनों पैराबोला सिमेट्रिक हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, इसीलिए जब आप इस पे कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट भी y इक्वल टू x के पैरेलल होना चाहिए कॉमन नॉर्मल बनने के लिए। हमने उस कंसेप्ट से इस पैराबोला पे जनरल पॉइंट लिया, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की स्लोप निकाली और उसको 1 के इक्वेट कर दिया। t इक्वल टू 1 रखते ही आपको पॉइंट ए पता चल गया, उससे पॉइंट बी आ गया, एंड देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ए बी। सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। सर ये कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा सर कैसे? कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर y इक्वल्स टू x के कैसे होगा? y इक्वल टू x के क्यों होगा? भाई देखो, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है और सपोज एक ये सर्कल है, मैं बोलूँ इन दोनों सर्कल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ,
तो मिनिमम डिस्टेंस हम दोनों पे पैरेलल टेंजेंट बना दें और इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ भी हम यही चीज कर रहे हैं कि हमने दोनों पैराबोला पे पैरेलल टेंजेंट्स बनाए। अब दिक्कत ये है कि सिंस दोनों पैराबोला जो है ये y को टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप पैरेलल टेंजेंट तो तभी बना सकते हो भाई जब y को टू x लाइन के पैरेलल बनेगा वो। वरना सोच के देखो ना, अगर आपने सपोज ये लाइन है y इक्वल टू x, अगर आपने इसके पैरेलल यहाँ टेंजेंट बनाया तो इसके पैरेलल एक इधर भी बन जाएगा। लेकिन सपोज यदि आपने यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से बना दिया तो फिर इधर ऐसा बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज तो रखनी पड़ेगी ना, दोनों कर्व्स मिरर इमेज पे ही है। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल नहीं है, ब्लैक वाली ऑरेंज वाली लाइंस पे ही पैरेलल बना सकते हो। तो द की आइडिया इज कि दो कर्व्स के अलोंग यदि आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग होने का मतलब हुआ कि वहां पे टेंजेंट्स भी पैरेलल होने चाहिए दोनों कर्व्स के ऊपर। आप देखो यही कंसेप्ट हमने यहाँ भी यूज करा है। इस जगह पे कि कॉमन नॉर्मल जो था वो यहाँ पे जो टेंजेंट था वो पैरेलल था उसके पॉइंट के अलोंग। यही सेम कंसेप्ट आपने यहाँ यूज करा कि ये दोनों पैरेलल होंगे कॉमन नॉर्मल के लिए। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं कि अगर इन दोनों कर्व्स में कॉमन नॉर्मल चाहिए आपको तो फिर ये पैरेलल होने चाहिए। और बच्चों किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक कंसेप्ट और था वो भी देख लो। हाँ, एक हम लोगों ने बच्चों ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट डिस्कस करना भूल गया था मैं, मतलब वो टाइम नहीं था एक्चुअली लास्ट टाइम पे। तो ये जो प्रॉपर्टी थी कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी थ्री टेंजेंट्स टू अ पैराबोला मस्ट पास थ्रू द फोकस। तीन टेंजेंट्स की तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम पे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया टेंजेंट्स वाले ट्रायंगल के एरिया से डबल होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो टेंजेंट्स वाला ट्रायंगल होता है इसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने, जो याद तो कर ली थी लेकिन इसका प्रूफ बचा था। इसका प्रूफ समझने के लिए वी यूज अ लेमा, या वी यूज अ रिजल्ट, इनफैक्ट दिस नॉट अ लेमा, कि if p is any point on the circumcircle of triangle ABC, if p is any point on the circumcircle of triangle ABC ना, तो ये ट्राइंगल बच्चों ABC है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है p, कहीं भी ले सकते हो आप। then the feet of perpendiculars from p to the three sides of the triangle produced if necessary, जरूरत पड़े तो साइड प्रोड्यूस कर लो, produced if necessary are collinear। मतलब क्या हुआ कि हमने ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल बनाया, सर्कम सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट से बच्चों हमने इस ट्राइंगल के साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे। तो आप देख सकते हो एक परपेंडिकुलर ये है एल, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करा है एम, और एक परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉप करा एन पे। तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं एल एम एन, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, और जिस लाइन के ऊपर होते हैं लाई ऑन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड सिम्पसन्स लाइन। ये जो तीनों पॉइंट जिस लाइन पर है ये कहलाती है सिम्पसन्स लाइन ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी चेंज करोगे तो सिम्पसन लाइन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जो तीन परपेंडिकुलर्स बनेंगे, जैसे सपोज अगर हम पॉइंट पी को यहाँ पे ले लें तो आपका एक परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, ठीक है, फिर एक परपेंडिकुलर आपका यहाँ बनेगा, और जो तीसरा परपेंडिकुलर होगा वो कोलिनियर होगा, मतलब वो फिर से जाके आपका यहाँ पे कहीं बना होगा। ये हमेशा कोलिनियर होती है। ये जो लाइन बनी आपके पास, दिस इज कॉल्ड द सिम्पसन्स लाइन, ठीक है।
अब पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, वाई शुड दिस हैपन। तो लेट्स लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस। बहुत ध्यान से समझना, प्रूफ बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर ही है, तो इसमें बहुत ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। What I do is I join CP and BP। तो CP को ज्वाइन कर दिया और BP को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ एंगल CPB will be equal to pi minus a। Think about this carefully, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ACPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये जो बच्चों एंगल था ये 180 माइनस ए होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ALPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एल ये वाला पॉइंट है और एन ये रहा। ALPN साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों होगा सोच के देखो, ऑपोजिट एंगल्स का सम है ना, एंगल ALP 90 डिग्रीज है और एंगल PNA भी 90 डिग्रीज है, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड देयरफॉर एंगल LPN must be also equal to pi minus a। एंगल LPN मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये भी पाई माइनस से होगा। एंड नाउ लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट वेरी केयरफुली, which implies angle LPC must be equal to angle NPB। सोचिए देखो बच्चों ध्यान से, लुक एट दिस केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना इसको। भाई हमने क्या करा कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये वाला एंगल, ब्लू वाले एंगल्स दोनों इक्वल है। अब ध्यान से देखो तो यार ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि पूरा ब्लू वाला इक्वल है दोनों में, है ना भाई। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये बीच में ऑरेंज वाला एंगल एक कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स पक्का इक्वल होंगे। तो बच्चों मान लेते ये एंगल है अल्फा, ये एंगल भी है अल्फा। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। अगर यहां तक समझ में आ गया तो टाइप यस कि ये दोनों एंगल्स अल्फा अल्फा क्यों होंगे। नहीं समझ में आया तो वापस से पूछना, मैं फिर बता दूंगा। सर ये प्रूफ थोड़ा एक बार वापस बता दो, कहाँ से? स्टार्टिंग से। अबे साले, चलो देखो भाई, हमने ये क्या करा कि पीसी और पीबी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ACBP, ACPB, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ACPB, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो इस एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल ए है तो ये 180 माइनस ए हो गया, तो ये हमने लिखा एंगल CPB इज 180 माइनस ए। CPB, ये जो ब्लू लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है ये एंगल 180 माइनस ए होगा। इसी तरह से ALPN भी साइक्लिक है। ALPN क्यों साइक्लिक है, क्योंकि भाई ऑपोजिट एंगल्स ये 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसका मतलब एंगल LPN की वैल्यू भी 180 माइनस से होगी। LPN कौन सा एंगल हुआ भाई, ये वाला एंगल, ये एंगल LPN है। तो हमने ये प्रूव करा कि ये जो
एंगल है LPN, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है पाई माइनस ए के। और सिंस उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है दोनों के, जो ये वाला पोर्शन है दोनों के बीच में, दिस पोर्शन, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा होंगे, क्योंकि भाई देख यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और ये पिंक वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये कोने वाले एंगल्स इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बच्चों ये दोनों एंगल्स अल्फा के बराबर आ गए। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 2 और 3 रिस्पॉन्सेस। चलो वेरी गुड, तो अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे, लेट एंगल एन सी बी, sorry NPB is equal to alpha, so this will be also equal to angle LPC. अच्छा अब बच्चों फिर ध्यान से देखो, आप देख सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां लिख रहा हूं मैं PBNM is a cyclic quadrilateral, yes or no? PBNM is a cyclic quadrilateral, yes or no? क्या बोलोगे? PBNM is a cyclic quadrilateral. मतलब हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सोचिए देखो आराम से, क्यों होना चाहिए? क्योंकि द chord BP, look at this chord BP will subtend the equal angle 90 degree on the circumference. आई बात समझ में? ये सुनो, जल्दी से टाइप करके बताओ, ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड पीबी है जो कि सर्कल का डायमीटर होगा, इस सर्कल का डायमीटर है पीबी, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये साइक्लिक हो गया पूरा आपका। और बच्चों यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल भी अल्फा के बराबर ही होगा? ये सुनो, क्योंकि ये एंगल अल्फा था और ये क्वाड्रिलेटरल आप कह रहे हो साइक्लिक है, तो कॉर्ड बी एन विल सबटेंड द सेम एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। बी एन कॉर्ड जो है, ये वाली कॉर्ड, ये सेम एंगल सबटेंड करेगी सर्कमफ्रेंस पे, अल्फा इधर और अल्फा इधर। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों हमें अल्फा पता चल गया। बाय द सेम काइंड ऑफ लॉजिक, पी एम, एम पॉइंट ये रहा, दिस इज एम, पी एम सी एल इज साइक्लिक। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, ये सुनो, पी एम सी एल, ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है बच्चों ये साइक्लिक है। ये सुनो, थिंक अबाउट दिस। वही सेम आर्गुमेंट, 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, और पीसी लाइन जो है वो डायमीटर है इस कोऑर्डिनेटर का, पीसी लाइन विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा ना, तो बच्चों क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि
therefore एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, एंगल सी एम एल अल्फा के बराबर। एंगल सी एम एल कितना होगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो सी एल लाइन विल सबटेंड द सेम एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और इनफैक्ट अब आपने क्या प्रूव कर दिया है कि ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एल एम एन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। एल एम एन तीनों, ये जो लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि बीसी तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। और यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अल्फा के, तो इसका मतलब ये लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, फ्रॉम दीज टू रिलेशंस, you can claim that LMN is straight line. और ये जो लाइन है इसी को सिम्पसन्स लाइन बोलते हैं। तो इफ दिस प्रूफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। सिंपल 9th-10th क्लास का प्रूफ है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स ऑब्जर्व करें, नथिंग ग्रेट। पी की पोजीशन चेंज करोगे तो सिम्पसन लाइन चेंज होती रहेगी। और हमारा लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि हमें प्रूव करना था कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये लाइन एलिमेंट और एक ये लाइन, इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन भी स्ट्रेट होगी और ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, तभी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार आपको ये सिम्पसन्स लाइन का फंडा समझ में आ गया, तो अब देखते हैं कि हम ये रिजल्ट कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी थ्री टेंजेंट्स टू अ पैराबोला मस्ट पास थ्रू द फोकस। तो एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट हमने यहाँ बना दी, एक टेंजेंट ये बना देते हैं और एक टेंजेंट हम यहाँ बना देते हैं। तो दीज आर थ्री टेंजेंट्स ए बी सी। जो इन था ना, तीन टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना बच्चों वो है ए बी सी। दिस इज द ट्रायंगल। और आपको प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा, इट मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट फोकस। ये प्रूव करना है हमको कि ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल फोकस से पास करेगा। तो नाउ लुक एट दिस केयरफुली। Image of S in AC lies on डायरेक्ट्रिक्स। एक टेंजेंट की इमेज किसी भी फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट के अबाउट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही आती है, तो एस की इमेज जो होगी वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आएगी। इसी तरह से इमेज ऑफ फोकस इन ए बी lies on directrix and image of S in BC lies on directrix। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये जो तीन पॉइंट्स आए, एस की इमेज का ये वाला पॉइंट आया S1, फिर एस की इमेज आप इसके अबाउट निकालोगे ये आएगा S2, फिर एस की इमेज आप इस लाइन के अबाउट निकालोगे ये आएगा S3। तो हमने देखा कि S1 S2 S3 ये तीनों पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही आ रहे हैं। सो देयरफॉर
तो ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वाली, ये आपकी सिम्पसन्स लाइन हो गई, है ना। और यही तो होता है सिम्पसन्स लाइन में कि फोकस से तीनों साइड्स पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो एक लाइन के ऊपर आते हैं सिम्पसन्स लाइन पे। तो सिम्पसन लाइन का कन्वर्स यूज हो गया है यहाँ पे। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना एंड देन ट्राई टू एनालाइज दिस केयरफुली। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है किस तरह से सोचना होता है। भाई सिम्पसन्स लाइन क्या कहती है कि सर्कम सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप ट्राइंगल के तीन साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एक लाइन के ऊपर होंगे। कन्वर्सली सिम्पसन्स लाइन जो होती है यहाँ से, या चलो एक बार खुद ही पढ़ के देख लो, इसको तो समझ में आ जाएगा, वैसे ज्यादा एक्सप्लेन करने का भी क्या मतलब है। तो इफ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर टाइप यस। एलिप्स बच्चों आज शुरू नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम पे शुरू कर लेंगे। एंड योर असाइनमेंट विल बी एक देखना डीटीएस नंबर शायद कौन सी आएगी, 13th आएगी या 14th आएगी, मुझे पता नहीं ठीक से, मतलब मुझे नहीं पता। लेवल 2 देख लेना पैराबोला में, लेवल 2 की पहली डीटीएस वो बच्चों कंप्लीट कर लो, है ना। नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लो उसको। क्वेश्चंस ठीक होंगे उसमें, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो फॉर्मुलाज वगैरह अच्छे से याद करके फिर डीटीएस देख लेना 13th है या 14th है, लेवल 2 की पहली डीटीएस है, वो कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलिप्स स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सर्कल्स भी रिवाइज कर लेना लगे हाथों। और एक वेंसडे तक मुझे वो सबमिट करो आप ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट। जिन लोग का नहीं आएगा मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा फिर। तो मेक श्योर कि वेंसडे तक आप ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट सबमिट कर दो। डाउट्स वगैरह आप पूछते रहना, है ना, या तो आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लो या फिर मुझसे पूछ लो नहीं आते हो तो। ठीक है गाइस, चलो फिर टेक केयर, गुड नाइट एंड विल मीट ऑन वेंसडे।